और फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग। मैं मोहम्मद शबीजा बेटा आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 की केमिस्ट्री। और क्लास 10 की केमिस्ट्री बेटा लेसन 4 चल रहा है। इससे पहले हमने 2 वीडियो इसकी और अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल पे, आप जाइएगा वहाँ पे देख लीजिएगा। और ध्यान दें, आप जाइएगा स्टडी 007 पे और वहाँ पे सब बेटा प्लेलिस्ट खोलिएगा, वहाँ पे सारी वीडियो सीरियल से पड़ी हुई है, ठीक है ना। वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी भी मिलेगी कुछ दिन पे, सारी चीजें आपको वहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए लेसन 4 की जो बेटा कार्बन, लेसन 4 जो है कार्बन एवं उसके यौगिक है। और ये टोटल जो केमिस्ट्री की क्लास 10 में वीडियो पड़ी हुई है, आज 12वीं वीडियो 12 वीडियो है, ठीक बेटा। चलिए मिलते हैं इसके हेडिंग में। आज की हेडिंग क्या है? संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया ये आज की बेटा पहली हेडिंग है। ध्यान दें कि संकलन अभिक्रिया क्या होती है। 2 उत्प्रेरक रहता है, एक रहता है पीडी जिसे क्या कहा जाता है बेटा? प्लैटिनम। प्लैटिनम याद रखिए बेटा, पीडी से होता है प्लैटिनम, प्लैटिनम नहीं। प्लैटिनम का संकेत जो होता है बेटा वो पीटी होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है? पीडी है। तो प्लैटिनम होता है, दूसरा कौन सा होता है? निकेल, Ni। ये क्या है आपके? ये है उत्प्रेरक जो मदद करते हैं, सहायता करते हैं अभिक्रिया को शुरू करने में, ठीक है बेटा। कह रहा है, आपने जाना होगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उसकी परिभाषा हमने बताया था। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है बेटा? कि वह यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं, यानी एकल बंध बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है ना। और इसी को एल्केन भी कहते हैं, इसका समान सूत्र बताए थे। और उसी तरह से क्या था? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या था? कि वह कार्बन परमाणु जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यानी द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और डबल बॉन्ड वाले को एल्केन तथा ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन कहा जाता है। इसका समान सूत्र भी हमने बता दिया था ना। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, असंतृप्त क्या होता है, ये आपको पता चल गया होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी डबल बॉन्ड वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, कह रहे कि जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया, कह रहा है कि जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया प्लैटिनम तथा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है बेटा? संकलन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए समझ लिया जाए। कह रहा है कि जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण, चलिए यहां ना लिख के हम यहां लिख दे बेटा। हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है? यानी हाइड्रोजन से अभिक्रिया, हाइड्रोजन से अभिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण, ठीक बेटा। कौन सा करण? हाइड्रोजनीकरण। चलिए ध्यान दें, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जब हाइड्रोजनीकरण प्लैटिनम तथा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया जाता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। इस क्रिया को संकलन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक बेटा। आप हेडिंग डालिएगा संकलन अभिक्रिया और उसमें लिखिएगा कि जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है प्लैटिनम तथा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को संकलन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल देख लिया जाए। आप इसी तरह से लिखिएगा बेटा, आवाज तो समझ में आ रही होगी, अच्छे से आप लिखिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पढ़ने और समझने में, ठीक है। चलिए तो इसका एग्जांपल बेटा है C डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड ना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और यहां पे R फॉर होता है बेटा कोई तत्व,
जुटा होगा, चाहे H हो चाहे Cl हो, इस तरह से कोई भी तत्व जुटा होगा, ठीक है ना। तो इसका क्या किया जा रहा है कि असंतुलित हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण किया जा रहा है, यानी हाइड्रोजन से क्रिया कराई जा रही है। क्रिया करा दिया हमने, जब हाइड्रोजन से क्रिया करा दिया किसकी उपस्थिति में बेटा, प्लेटिनम तथा निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब इसकी क्रिया कराते हैं तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, यानी एकल बंध वाला बनेगा ना। तो एकल बंध वाला कैसे बनेगा, तो यहाँ पे ध्यान दे बेटा, C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है ना, एक बंध इधर लग गया, एक बंध इधर, 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 यानी हमको दर्शाना है 4 R है, तो 1 2 3 4 R कंप्लीट है ना बेटा, यहाँ से 1 2 3 4 R कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन इधर डाल दिया, एक हाइड्रोजन इधर डाल दिया, पता चल गया ना बेटा, बन गया ना आपका। कह कि असंतुलित हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण किया गया किसकी उपस्थिति में, प्लेटिनम निकल की, और देता क्या, संतुलित हाइड्रोकार्बन, ये आपका सिंगल बॉन्ड बन गया। ये एग्जांपल आप लिख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट हेडिंग में बेटा। चलिए बेटा ध्यान दें, समाव्यवता। समाव्यवता यानी समाव्यवता का मतलब कुछ कहना है इसमें कुछ समान है, कुछ समान है। क्या समान है, चलो देख लेते हैं। कह रहे कि वह कार्बनिक यौगिक, वह कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र, कौन सा सूत्र बेटा, अणु सूत्र, जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो इस प्रकार के यौगिक को समाव्यवता कहते हैं, या इस प्रकार की अभिक्रिया को, या इस प्रकार के यौगिक को, ठीक है बेटा, इस प्रकार के यौगिक को समाव्यवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समाव्यवता, ठीक है। चलिए फिर से ध्यान दें, हेडिंग डालिए बेटा समाव्यवता, और लिखिएगा कि वह कार्बनिक यौगिक जिसके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण समान न होकर भिन्न भिन्न होते हैं, तो इस प्रकार के यौगिक को समाव्यवता कहते हैं। इस प्रकार के यौगिक को समाव्यवता कहते हैं, लिख जाएगा। उसके बाद एग्जांपल में लिखिएगा, एग्जांपल में लिखिएगा बेटा, एन पेंटेन, यानी एन पेंटेन, एन पेंटेन, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, और नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। हमने कहा बेटा, एक मिनट, हाँ तो बेटा ध्यान दें, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, इसी वजह से हमको जाना पड़ा। ध्यान दें, करेक्ट, 3 एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। एन फॉर होता है बेटा नॉर्मल, ये नॉर्मल पेंटेन है। देखिए इसका समान सूत्र जो होता है बेटा वो होता है C5H12, C5H12 इसका भी होता है, और इसमें भी क्या होते हैं, C5H12 इसमें भी होता है, और इसमें भी सेम उसी तरह से होता है C5 और H12, ठीक ना। ये इस तरह के देखिए इनके अणु सूत्र जो होते हैं बेटा समान है, सभी की क्या समान है, ठीक है ना। इनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं बेटा भिन्न भिन्न होते हैं। चलिए इसका एक स्ट्रक्चर बना दिया जाए। C5 है तो 5 बार से लिखो, 1 2 3 4 5, 5 हो गया ना। इसके पहले एक बॉन्ड, इसके पहले डबल एक बॉन्ड, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। अब जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे सब पे H जोड़ो बेटा, क्या H, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये इसकी संरचना, क्या बेटा, ये इसकी संरचना। इसकी संरचना समझ में आ गई। चलिए इसकी संरचना देख ले जाए। C C C C C देख के बनाना बेटा, ठीक है ना। और जो खाली रहता है उसमें सिंगल बॉन्ड लगा देना,
अब यहाँ पे हमको क्या करना है, H जोड़ना, H जोड़ दो, H H H H H H H H जुड़ गया H, यहाँ पे भी H जोड़ दो, यहाँ पे भी। अब अगर से टोटल जोड़ेंगे H की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 होगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गए ना बेटा। इसकी संरचना ये, इसकी संरचना देखें C5 1 2 3 4 5 C5 हो गया। अब 3 कार्बन जोड़ दो, 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, इसमें 12 हो जाएगा, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, इसके लिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक 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 यहाँ पे, और इस वाले पे भी एक जुड़ गया। अब देखिए 3 3 6 3 9 3 12 हाइड्रोजन इसको, ठीक है ना बेटा। इसको आप बना लीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा, समावेश होता है। अब मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट सेटिंग में। चलिए ध्यान दें बेटा, नेक्स्ट सेटिंग आपकी सीमित अभिक्रिया। तो सीमित अभिक्रिया क्या होती है, कह रहा है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, किसके साथ बेटा, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ H2SO4, जिसे हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, यानी H2SO4 के साथ कराई जाती है, तो प्राथमिक एमीन बनाता है, प्राथमिक एमीन का निर्माण करता है, और इसी अभिक्रिया को क्या कहता है, सीमित अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया को सीमित अभिक्रिया, ठीक है ना। ध्यान दें, कह रहे कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है, तो प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को सीमित अभिक्रिया कहते हैं, ठीक बेटा। हेडिंग डालिएगा, तो जैसे हमने बोला वैसे लिख जाइएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का यहाँ पे एग्जांपल लिख जाइए। कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल लिख लीजिए CH3COOH, एसिटिक अम्ल। ये क्या होता है बेटा, एसिटिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उसके बाद क्रिया किसे कराना है, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ। हाइड्रोजोइक अम्ल का फार्मूला होता है HN3, ठीक है बेटा। इसके साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है ना। तो बनाता क्या, प्राथमिक एमीन बनाता है, तो प्राथमिक एमीन बना दो CH3NH2। इसे कहते हैं बेटा मेथिल एमीन। इसे क्या कहते हैं, मेथिल एमीन। इसे मेथिल एमीन, ठीक है ना, मेथिल एमीन बनाता है। और साथ ही साथ में क्या निकालता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन निकालता है, N2 निकालता है, ठीक है ना। क्लियर, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल ये आपका जो है बना, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसका नाम है एसिटिक अम्ल, और किसके साथ करा रहे हैं, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, जिसका फार्मूला है HN3। किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। बनाता क्या, प्राथमिक एमीन बनाता है, यानी मेथिल एमीन बना दिया, CH3NH2 ये बना दिया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन गैस मुक्त कर देता है, ठीक है। इसको आप नोट कर जाइएगा, अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर बताइए कमेंट्स करके। बढ़िया से नोट्स बनाते रहिएगा बेटा आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट हेडिंग में। चलिए बेटा ध्यान दें, नेक्स्ट हेडिंग आपकी बुर्स अभिक्रिया। बुर्स अभिक्रिया क्या होती है, बुर्स अभिक्रिया, तो ध्यान यहां पे देना है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, क्योंकि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया
जब एल्किल हाइलाइट के दो अणु कह रहे जब एल्किल हाइलाइट के दो अणु सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, इसके शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं या कराई जाती है तो एल्केन बनता है। क्या बनता है बेटा? एल्केन का निर्माण होता है। एल्केन का मतलब क्या बेटा? यानी सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक का निर्माण होता है और इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। और इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? वुड्स अभिक्रिया। ठीक है ना बेटा? चलो कह रहा है जब एल्किल हाइलाइट के दो अणु सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर बेटा? लिख जाइएगा। इसका एग्जांपल देख लिया जाए। मेथिल आयोडाइड CH3I प्लस 2Na प्लस CH3I। ध्यान दें बेटा CH3I यहां पे लिखा है, इसको हम यहां पे ना लिख के आगे भी लगा सकते हैं। ठीक है ना बेटा? इसको हम आगे भी लगा सकते हैं। तो इसे कहते हैं, इस पूरे वाले को कहते हैं मेथिल आयोडाइड। क्या कहते हैं बेटा? मेथिल आयोडाइड। लिख दें यहां पे मेथिल आयोडाइड। ये मेथिल आयोडाइड है। ठीक है ना बेटा? कह रहे कि मेथिल आयोडाइड यानी एल्किल हाइलाइट के दो अणु, तो दो अणु कौन कौन से बेटा? आपके ये वाला आई और ये वाला आई, ये वाला। ठीक है बेटा? देखो यानी ये वाला आई और ये वाला आई, यानी मिलकर दो अणु हो गए। ठीक है ना? कह रहे कि सोडियम के साथ, तो सोडियम क्या आपका? सोडियम के साथ ये देखो ये दोनों मिलकर सोडियम के साथ अभिक्रिया करते हैं, लेकिन कब? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी बेटा? शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब ये क्रिया करते हैं तो एल्केन बनाते हैं। यानी एल्केन का मतलब क्या है? C2H6। इसका बेटा आईयूपीएसी से नेम क्या होगा? दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या लगता है बेटा? एथ लगता है। एथ इससे हो जाएगा एथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? एथेन। एथेन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है ना? और इससे विक्रिया क्या कहते हैं? वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। जो बचा है इसको यहां पे लिख दो 2Na। सोडियम आयोडाइड। इसे क्या कहते हैं बेटा? सोडियम आयोडाइड। ठीक है? चलिए एक बार और देख लें। तो आपको ये हेडिंग डालना है वुड्स अभिक्रिया और इसकी परिभाषा तो हमको लग रहा है कि आपको लिख लोगे। और ये एग्जांपल देखिए CH3I लिखा हुआ प्लस 2Na प्लस ICH3 लिखा हुआ शुष्क ईथर है और गिव्स आउट है यहां पे C2H6 से प्लस 2NaI जिसका नाम है सोडियम आयोडाइड। क्लियर बेटा? और ये आपका है मेथिल 1 और 2 बेटा, तो 2 है ना, तो यहां पे मेथिल है बेटा, बल्कि एथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथिल। ठीक है ना? एथिल आयोडाइड। क्योंकि दो कार्बन, एक कार्बन यहां पे, कार्बन दे रहे हैं तो दो कार्बन के लिए एथ लगाते हैं तो एथिल आयोडाइड होता है। कोई दिक्कत बेटा? अब इसको नोट मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। चलिए ध्यान रखिए बेटा, ये है आपका साबुन। क्या लिखा हुआ? साबुन जिससे कपड़ा धुला जाता है। ठीक है ना? साबुन। तो ये होता क्या है पहले तो ये समझ लें। साबुन कपड़े को कैसे साफ करता है वही विधि का हम बात करने वाले हैं। और इसके पहले साबुन का निर्माण कैसे होता है ये देख लें। एक होता है बेटा साबुन, दूसरा होता है साबुनीकरण या एस्टीकरण, वो अलग है और ये क्या है? अलग है। ठीक है ना? ध्यान दें यहाँ पे कि साबुन क्या होता है। कह रहे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, अब तो जान गए ना कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल याद रखिएगा, जहां पर CH3COO मिल जाए वो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल में गिनती आती है। ठीक है ना? कह रहे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम अणुओं की
अणुओं की एक लंबी श्रृंखला होती है। क्या होती है बेटा? एक लंबी श्रृंखला होती है जिसे साबुन कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान यहां पे दें कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम अणुओं की एक लंबी श्रृंखला होती है। क्या होती है बेटा? श्रृंखला होती है जिसे हम क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। ठीक है, यहां तक आप लिख जाइएगा। उसके बाद लिखिएगा कि साबुन के मुख्यतः दो सिरे होते हैं, एक ध्रुवीय सिरा, दूसरा अध्रुवीय सिरा। अध्रुवीय सिरा, ठीक है ना? ध्रुवीय सिरा पानी से क्रिया करता है, ध्रुवीय सिरा पानी से क्रिया करता है, जबकि अध्रुवीय सिरा गंदगी से, अभिक्रिया करता है या क्रिया करता है। क्लियर है बेटा? साबुन के मुख्यतः दो सिरे होते हैं, ध्रुवीय सिरा, अध्रुवीय सिरा। क्लियर बेटा? ध्रुवीय सिरा पानी से तथा अध्रुवीय सिरा गंदगी से अभिक्रिया करता है। ठीक है, ध्रुवीय सिरा तथा अध्रुवीय सिरा जब आपस में मिल जाते हैं, ध्रुवीय सिरा तथा अध्रुवीय सिरा जब आपस में मिल जाते हैं तो इनके चारों तरफ एक संरचना बन जाती है। क्या बनती है बेटा? संरचना। किसके चारों तरफ? गंदगी की। ठीक है ना? फिर से ध्यान दे, जब ध्रुवीय सिरा तथा अध्रुवीय सिरा आपस में मिल जाता है तो गंदगी के चारों तरफ एक संरचना बन जाती है जिसे मिसेल कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है बेटा? मिसेल कहा जाता है। जब कपड़े पर पानी डाला जाता है तो पानी की अधिकता होने के कारण अध्रुवीय सिरा ध्रुवीय सिरा आपस में क्रिया कर गंदगी को साफ कर देते हैं, जिसके कारण हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। क्लियर? चलिए, अगर क्लियर हो गया हो तो फिर से एक बात सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और लिख जाते हैं। आप हेडिंग डालिएगा साबुन, और साबुन में लिखिएगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम अणुओं की एक लंबी श्रृंखला होती है जिसे साबुन कहा जाता है। साबुन के मुख्यतः दो सिरे होते हैं, पहला ध्रुवीय सिरा तथा अध्रुवीय सिरा। ध्रुवीय सिरा पानी से अभिक्रिया करता है, जबकि अध्रुवीय सिरा गंदगी से अभिक्रिया करता है। ठीक है ना? ध्रुवीय सिरा तथा अध्रुवीय सिरा आपस में जब मिल जाते हैं तो गंदगी के चारों तरफ एक संरचना बन जाती है जिसे मिसेल कहा जाता है। जब कपड़े पर पानी डाला जाता है तो पानी की अधिकता होने के कारण ध्रुवीय सिरा तथा अध्रुवीय सिरा आपस में क्रिया कर लेते हैं, जिसके कारण गंदगी साफ हो जाती है और गंदगी दूर हो जाती है और कपड़ा साफ हो जाता है। ये साबुन की विधि है, इसकी निर्माण विधि भी बता दी है किस तरह से बनता है, और इसका स्ट्रक्चर भी बता दिया। आपको समझ में आ गया तो अच्छे से बढ़िया से आप लिख जाएंगे। मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट स्लाइड में। ध्यान दें बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है बेटा आपकी अपमार्जक या डिटर्जेंट। क्या होता है? सेम उसी तरह से है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। करें कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनिया तथा सल्फेट अणुओं की, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनिया तथा सल्फेट अणुओं की, इसकी बेटा अणुओं की एक लंबी श्रृंखला होती है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे अपमार्जक या डिटर्जेंट। फिर से देखें, कह रहा है कि अपमार्जक या डिटर्जेंट है, हेडिंग डालिएगा, उसमें लिखिएगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनिया तथा सल्फेट अणुओं की एक लंबी श्रृंखला होती है जिसे अपमार्जक या डिटर्जेंट कहा जाता है। यहां तक लिख जाएगा। उसके बाद लिखिएगा कि इनके ठीक है बेटा, अमोनिया और सल्फेट के, इनका आवेशित सिरा कठोर जल में
इनका आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम के आयनों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, जिसके कारण इनका प्रभाव कठोर जल में बना रहता है। चलिए ध्यान दें बेटा, इसका मतलब क्या है कि आपने देखा होगा शैम्पू लिक्विड में आता है, साबुन शुष्क में भी आता है और लिक्विड में भी आता है, दोनों में आता है, ठीक है ना। जो कपड़ा धुलने वाला साबुन होता है वो ठोस रूप में तो रहता है, लेकिन जब आप कभी उसके किसी खुले स्थान पे रख दो तो पसीज जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, पसीजने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, गीला हो जाता है। तो ध्यान दें, वो जो गीला होता है या शैम्पू जो गीला रहता है वो कठोर जल में यूज करके तब बनाया जाता है, ताकि इसका जो प्रभाव हो नष्ट ना हो, खत्म ना हो, इस वजह से ऐसा किया जाता है। तो ध्यान दें, यहाँ पे हेडिंग डालिएगा अपमार्जक डिटर्जेंट, उसमें लिखिएगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनिया तथा सल्फेट अणुओं की एक लंबी श्रृंखला होती है, जिसे अपमार्जक या डिटर्जेंट कहा जाता है, तथा इनका आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम के आयनों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, जिसके कारण इनका प्रभाव कठोर जल में बना रहता है। एग्जाम्पल में लिख जाइएगा, इसका उपयोग शैम्पू व कपड़ा धुलने वाला साबुन बनाने में किया जाता है। मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट हेडिंग में। चलिए बेटा ध्यान दें, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी एस्टरीकरण या साबुनीकरण अभिक्रिया। हेडिंग डाल लीजिएगा, उसमें लिखिएगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है तो एस्टर का निर्माण होता है। चलिए ध्यान दें, कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल के साथ C2H5OH इसे कहते हैं अल्कोहल। समझ गए ना, जहां पे OH मिलता है वो किस ग्रुप का रहता है बेटा, अल्कोहल ग्रुप का रहता है ना। इसका नाम क्या है, एथिल अल्कोहल, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, एथिल अल्कोहल या एथिनॉल कह सकते हैं, ठीक है ना बेटा। कह रहे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है तो एस्टर का निर्माण होता है। किसका बेटा, एस्टर का। चलिए फार्मूला देख लिया जाए, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस H2O। चलिए ध्यान दें, आपको लिखना कैसे है, एस्टर। क्या है, एस्टर का निर्माण होता है। और इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे हम एस्टरीकरण कहते हैं। और जब एस्टर की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, जब एस्टर की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ कराते हैं तो साबुन का निर्माण होता है। किसका बनता है बेटा, साबुन का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण। अभी नहीं समझ में आया ना, चल अब समझ आया। इसको मिटाने के बाद तब हम एग्जांपल समझाएंगे आपको, एकदम आसानी से समझाएंगे। ध्यान दें, हेडिंग डालिए बेटा, एस्टरीकरण या साबुनीकरण अभिक्रिया। हेडिंग डालिएगा, उसमें लिखिएगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके एस्टर का निर्माण करता है, जिसे एस्टरीकरण कहते हैं। क्लियर। उसके बाद लिखिएगा तथा एस्टर की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब कराई जाती है तो साबुन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं।
क्लियर हो गया बेटा? ये 2 नंबर में आता है। बहुत ही अच्छे से आप लिखिएगा। हमारी आवाज सुनाई दे रही तो ठीक, नहीं सुनाई दे रही होगी तो कमेंट्स करिएगा, ठीक बेटा? इसको आप बढ़िया से लिख जाइएगा। सॉरी, ये मत लिखिएगा, परिभाषा लिख जाइएगा जो भी हमने बताया। चलिए इसका हम क्या देख लें, एग्जांपल देख लें, या इसका जो केमिकल है और कंपाउंड देख लें किस तरह से बनता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना? चलिए यही भी बता दे रहे हैं। पहले ये वाला देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। कह रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो हमने बताया था पहचान CH3C और O जहां मिल जाए कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, फिर H जोड़ दो, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। इसे कहते हैं बेटा 2C है, तो 2 के लिए क्या होता है? एसिटिक। क्या हो जाएगा बेटा? 2 के लिए क्या होता है? एथ होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, जिसे हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है ना? ये हो गया। और प्लस लगा देंगे, किसके साथ? एल्कोहल के साथ। तो एल्कोहल आपको पता है क्या होता है? C2H5OH आपका एल्कोहल होता है। हो गया ना एल्कोहल? ठीक। कह रहे जब ये दोनों क्रिया करते हैं ना तो क्या बनाते हैं? एस्टर बनाते हैं। एस्टर का फार्मूला आप इस तरह से लिख जाइएगा, नहीं तो दूसरी तरह से लिखिएगा, ठीक है ना? चलिए अभी दूसरी तरह वाला हम बता देंगे। पहले हम देख लें कुछ इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हाँ, यहाँ पे 2 और 2 4 हो गया, तो 1 2 3 4 गड़बड़ नहीं। चल तो ठीक है ना? इसकी जब क्रिया कराई जाती है तो एस्टर बनता है। तो एस्टर का ये फार्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस हो जाएगा H2O। ठीक है ना? एस्टर का निर्माण हो गया। अब कह रहा है कि इसी एस्टर के साथ क्या कराया जाए? सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराई जाए तो क्या प्राप्त होगा? साबुन प्राप्त होगा। तो एस्टर को देखो, ये यहां से लेके यहां तक क्या बेटा आपका एस्टर है। क्या है? ये यहां से लेके यहां तक क्या एस्टर है। तो एस्टर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसके वाले फार्मूले की एग्जांपल नंबर 2। एस्टर का जो संकेत होगा देखो C5 COOH 1 2 3 C लिखा है बेटा, 1 2 3 स्वतंत्र 3 C है, तो 3 C डालो, C3 H कितना है? 1 5 और 1 6। या तो इस तरह से नहीं बेटा, हम बता रहे हैं आपको। कह रहे कि एस्टर, ये बेटा आपका एस्टर है ना, तो एस्टर की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा होता है। तो एस्टर का फार्मूला आप लिख जाइए, COO हो गया और COO हो गया, C3H हो गया, CH3CCO डबल बॉन्ड O, CH2 CH3। ये आपका एस्टर हो गया। एस्टर की क्रिया किसके साथ करना है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये हम करा दिए हैं। और उसके बाद प्राप्त क्या करना है हमको? प्राप्त करना है C2H5OH निकल जाता है, और उसके बाद क्या बनता है? C2H5OH बन गया। C2H5OH इसको एकदम निकाल दो। जब निकाल दोगे तो बचेगा क्या? साबुन बचेगा, हाँ, तो सोडियम एसिटेट बचेगा, CH3CONA। चलिए कंपेयर कर लिया जाए, 1 2 3, तो 1 2 यहाँ पे बेटा एक और कौन रहेगा? COONA। ये आपका सोडियम, देखिए बेटा ये थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो गया था, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये आपका एस्टर का फार्मूला है, इसकी क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दिया है, तो प्राप्त हो गया ये आपका एल्कोहल भी निकल आता है। उसके बाद ये CH3COONA, इसे कहते हैं सोडियम एसिटेट। क्या कहते हैं? सोडियम एसिटेट। इसको हम लिख नहीं रहे, याद से आप लिख लीजिएगा, ठीक है? सोडियम एसिटेट कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल में कौन सा हो जाएगा? एथिल एल्कोहल हो जाएगा। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका एस्टर है, ठीक ना? ये वाला और ये वाला एग्जांपल आप लिख जाइए।
ठीक बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में आपसे। चलिए बेटा जानते हैं नेक्स्ट रीडिंग आपकी एल्कोहल का विकृतीकरण। किसका? एल्कोहल का विकृतीकरण। चलिए ध्यान दें, एल्कोहल का विकृतीकरण क्या होता है? कह रहे कि एक औद्योगिकी के लिए तैयार किया गया, इसके लिए औद्योगिकी औद्योगिकी के लिए तैयार किया गया एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल कह रहे कि औद्योगिकी के लिए तैयार किया गया एथिल अल्कोहल के दुरुपयोग को रोकने के लिए, इसके उपयोग को दुरुपयोग को रोकने के लिए, इसमें दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें जहरीला पदार्थ, इसमें जहरीला पदार्थ कौन सा बेटा? जहरीला पदार्थ CH3OH, इसे कहते हैं मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल तथा रंग देने के लिए, इसके लिए बेटा रंग देने के लिए, तथा रंग देने के लिए कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट इसे कहते हैं SO4 CuSO4 कॉपर सल्फेट, तथा गंध के लिए, इसके लिए बेटा गंध, तथा गंध के लिए पिराडिन को मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से बने एल्कोहल को, क्या कहा जाता है? एल्कोहल का विवर्तीकरण कहा जाता है। नहीं सुन रहे ना? अब आएगा। अभी तो ये हम बना रहे थे आपको स्ट्रक्चर समझाने के लिए, अब बता रहे हैं आपको एकदम अच्छे से समझाने के लिए, एक बार और बताएंगे लिखवाने के लिए। ठीक है? ठीक। हेडिंग डालिए बेटा, एल्कोहल का विकृतीकरण क्या होता है कि औद्योगिकी के लिए तैयार किया गया। इसका मतलब क्या बेटा? कि जो हम लोग सिरप यूज करते हैं, टॉनिक यूज करते हैं, कफ सिरप यूज करते हैं, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और इसका दुरुपयोग कैसे लोग करते हैं? कोरेक्स सिरप था, उसको खोल के पी जाते थे नशेड़ी लोग, ठीक ना, जो नशा करते हैं। तो उसी उपयोग को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। चलिए, कह रहा है कि औद्योगिकी के लिए तैयार किया गया एथिल एल्कोहल, औद्योगिकी के लिए तैयार किया गया एथिल एल्कोहल के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें जहरीला पदार्थ मेथिल एल्कोहल तथा रंग देने के लिए कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट को तथा गंध देने के लिए पिराडिन को मिलाया जाता है। इस प्रकार से बने एल्कोहल को एल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। क्लियर? जो बेटा जो कलर देता है कॉपर सल्फेट, वो कैसा देता है? नीला कलर देता है। कैसा? नीला या हल्का बैंगनी, नीला रंग देता है। कैसा रंग देता है? नीला। ठीक है ना? ये समझ में आ गया? लेकिन आप लिखिएगा कैसे, ध्यान दें। आप अब जैसे हम बोल रहे हैं ना बेटा, आप वैसे लिखिएगा। ठीक है ना? औद्योगिकी के लिए तैयार किए गए एथिल एल्कोहल के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें जहरीले पदार्थ मेथिल एल्कोहल CH3OH तथा रंग देने के लिए कॉपर सल्फेट CuSO4 नीला रंग तथा गंध देने के लिए पिराडिन को मिला दिया जाता है। तो इस प्रकार से बने एल्कोहल को एल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। क्लियर बेटा? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट हेडिंग में। हाँ, तो बेटा ध्यान दें आपसे, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी एथेनॉल के गुणधर्म। एथेनॉल, ठीक है ना? तो एथेनॉल के गुणधर्म पहला लिखिएगा। इसका सामान्य अणु सूत्र C2H5
OH होता है, पहला लिखिएगा। दूसरा लिखिएगा यह कमरे के ताप पर, या कमरे के ताप पर 20 से 40 सेंटीग्रेड, ठीक है बेटा, जो 20 से 40 सेंटीग्रेड के बीच में होता है वो ताप कौन सा होता है? कमरे का ताप। कह रहा है यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में बेटा? द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरा हो गया। तीसरा लिख जाइएगा यह एक अच्छा विलायक, यह एक अच्छा विलायक है या होता है। चौथा लिख जाइएगा यह एक अच्छा विलायक होता है। चौथा लिख जाएगा यह सामान्य एल्कोहल होता है, यह सामान्य एल्कोहल, यह सामान्य एल्कोहल होता है। क्लियर? ये चारों पॉइंट आप नोट कर जाइएगा और लिखिएगा एथेनॉल की क्रिया, एथेनॉल की सोडियम से क्रिया। पहले लिखिएगा एथेनॉल की सोडियम से क्रिया। जब एथेनॉल की सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ठीक है ना? तो अब इस हेडिंग डालिएगा एथेनॉल की सोडियम से क्रिया और उसमें लिखिएगा एथेनॉल का सूत्र लिखिएगा, उसके बाद सोडियम से इसकी क्रिया करा दीजिएगा और जो बनेगा यहां पे लिख दीजिएगा। ठीक है ना? मिला ले जाए सी कितने? 2, तो सी यहाँ पे 2 है। हाइड्रोजन तो 5 और 6, तो 5 और 5 टोटल कितने हैं? तो सी कितने? 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 सी हो गए। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6 दूनी 12, 12 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो 5 दूनी 10 और 2 12, ये नहीं रहेगा। 10 2 12 हो गया। ठीक है ना? सोडियम देख लिया जाए, 2 सोडियम था, 2 सोडियम हो गया। ऑक्सीजन देख लिया जाए, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। ठीक है बेटा? ये क्लियर हो गया। इसे कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड। इसे क्या कहते हैं? सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, इसे क्या कहते हैं? सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है ना? और ये तो जानते हैं क्या है? ये सोडियम है। ठीक है ना? ध्यान दें, डालिएगा हेडिंग एथेनॉल की सोडियम से क्रिया, तो उसमें लिखिएगा एथेनॉल की सोडियम से क्रिया। डालने के बाद तुरंत लिख जाइएगा ये एग्जांपल, बस और कुछ नहीं लिखिएगा। इसमें एग्जांपल ये लिख जाइएगा C2H5OH + 2Na गैस ऑफ 2C2H5ONa + H2, आगे भी 2 लगा है। ठीक है ना? और इतने को क्या कहते हैं? सोडियम एथॉक्साइड कहते हैं, सोडियम एथॉक्साइड कहते हैं। ठीक है ना? पहला हो गया। दूसरा, एथेनॉल की H2SO4 से क्रिया, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, इसे क्रिया। चलिए करा दिया जाए क्रिया। किसकी क्रिया? C2H5OH की क्रिया। किससे करा रहे हैं हम करा रहे हैं H2SO4 के साथ। तो बन क्या रहा है? बन रहा है C2H5OSO3H + H2O। ठीक है ना? ये बन रहा है एथॉक्सी हाइड्रोसल्फाइड। ठीक बेटा? ये आपका बन गया, इसको आप नोट कर जाइएगा। ये आपका एथेनॉल का कंप्लीट होता है। जहां पे नहीं समझ आएगा बेटा आप कमेंट्स करिएगा, अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट सेटिंग में। इसको देख लीजिए। हाँ तो बेटा उसी में आगे लिख जाइएगा उपयोग। उपयोग में पहले लिखिएगा इसका उपयोग टिंचर आयोडीन में किया जाता है। टिंचर आयोडीन बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग टिंचर आयोडीन में किया जाता है। इसका उपयोग कफ टॉनिक बनाने में किया जाता है। 2 उपयोग आप इसका लिख जाइएगा। ठीक बेटा? मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। चलिए नेक्स्ट रीडिंग है बेटा आपकी
एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म। ठीक है, तो एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म में पहला लिखिएगा इसका सामान्य सूत्र CH3COOH होता है। एथेनोइक अम्ल में लिखिएगा इसका सामान्य सूत्र CH3COOH होता है। नंबर 2, इसके यानी किसके, एथेनोइक अम्ल के, इसके 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? सिरका कहा जाता है, जिसका उपयोग अचार बनाने में किया जाता है। क्लियर? तीसरा पॉइंट लिखिएगा, या ठंड के मौसम में जम जाता है। क्या होता है बेटा? जम जाता है, जिसके कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ठीक बेटा, जो जमता है वो कितने ताप पर जमता है? 16 ताप जैसे होता है, चाहे फ्रिज में रखिए चाहे जहां रखिए, जब इसको 16.5 सेंटीग्रेड ताप मिलेगा या इससे नीचे मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? जम जाएगा। तो जमेगा, जमने की इस स्थिति को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है ना? तीसरा पॉइंट फिर से देख लीजिए कैसे लिखना है। ठंड के मौसम में, ब्रैकेट में लिख जाइएगा 16.5 सेंटीग्रेड ताप, ठंड के मौसम में यह जम जाता है, जिसके कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ठीक बेटा, 3 हो गया। चौथा लिखिएगा, इसका गलनांक 17 सेंटीग्रेड ताप तथा क्वथनांक 118 सेंटीग्रेड ताप होता है। ये आप 4 पॉइंट लिख जाइएगा। उसके बाद अब देखते हैं इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराने से क्या होता है। ठीक बेटा, ये 4 पॉइंट आप देख लीजिए बढ़िया से और नोट कर जाइएगा एक एक पॉइंट। देखिए बेटा, ये क्या था? एथेनोइक अम्ल था। तो एथेनोइक अम्ल तो अम्ल के साथ क्रिया करेंगे नहीं कि अम्ल के साथ क्रिया करके क्या देगा? अम्ल ही देगा। ठीक है ना? इसलिए इसकी क्रिया अम्ल के साथ नहीं की जाती। ठीक है ना? तो अम्ल के साथ नहीं होती है तो क्षार के साथ होगी। अब यहां लिखिएगा क्षार के साथ क्रिया या अभिक्रिया। क्षार के साथ क्रिया, तो क्षार आपका क्या होता है बेटा? NaOH मान लीजिए क्षार है, प्लस किसकी क्रिया? एथेनोइक अम्ल की, CH3COOH। ठीक है ना? जब इसकी क्रिया कराते हैं तो सोडियम एसीटेट बनाता है। सोडियम एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COONA+H2। ठीक है ना? सोडियम एसीटेट का फार्मूला होगा CH3COONA+H2। ये बना दिया आपका। ठीक है, CH3COONA+H2O एक बचा है यहाँ पे जल। ठीक है ना? और इसे क्या कहते हैं बेटा? सोडियम एसीटेट। इसे क्या कहते हैं? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट कहते हैं। ठीक है ना? क्लियर? पहला हो गया, यानी क्षार के साथ जब क्रिया करता है तो सोडियम एसीटेट और जल बनाता है। इसका मतलब ये था क्षार के साथ हो गया। दूसरा, क्षार के बाद आता है आपका कार्बोनेट। कार्बोनेट के साथ क्रिया। अब कार्बोनेट में कोई भी कार्बोनेट ले लो, हमने यहां पे लिया है सोडियम कार्बोनेट। तो किसकी क्रिया? CH3COOH की क्रिया। ये क्या बेटा? एथेनोइक अम्ल है, इसकी क्रिया कार्बोनेट के साथ कराते हैं। कार्बोनेट यानी 2CO3। ये आपका कार्बोनेट का फार्मूला है। क्या बनाता है आपका? तो ये बनाता है बेटा, ये सोडियम एसीटेट इसमें भी बनाएगा, CH3COO Na बनाएगा, साथ में
जल बनाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है बेटा, और यहाँ पे 2 डाल दीजिएगा और यहाँ पे 2 डाल दीजिएगा, ये आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इसे भी सोडियम एसिटेट कहते हैं, जल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तीसरा आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, किसके साथ, या कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट के साथ क्रिया, बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तब क्या देगा बेटा, ठीक है ना, बाइकार्बोनेट के साथ अगर क्रिया कर रहा है तब क्या देगा, कौन कर रहा है, यही कर रहा है, क्या है इसका नाम, एथेनोइक अम्ल CH3COOH। जब क्रिया करता है बाइकार्बोनेट की फार्मूला क्या होता है, NaH, सोडियम बाइकार्बोनेट ना, NaHCO3। जब इसके साथ क्रिया करता है तो देता है बेटा वही चीज देता है, सोडियम एसिटेट ही देगा, CH3COO Na देगा और प्लस H2O प्लस CO2 ये देगा, इसे क्या कहते हैं, सोडियम एसिटेट। ठीक बेटा, देख लीजिए 1 2 3 तीन क्रिया थी, क्षार के साथ कार्बोनेट के साथ बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट में यूज किया हमने सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट में यूज किया सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जब कभी आएगा एथेनोइक अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सोडियम एसिटेट बनता है। और उसके बाद कह रहा है कि कार्बोनेट की क्रिया जब एथेनोइक अम्ल के साथ कराते हैं तो भी सोडियम एसिटेट, जिसके साथ करा रहे हैं सोडियम एसिटेट बनता है। ठीक है ना, तो बढ़िया सा देख के नोट कर जाइए, इसे सुन लीजिए। चलिए तो बेटा यहाँ पे ध्यान दें, लेसन 4 आपका कंप्लीट होता है, लेसन 4 आपका क्लास 10 वाले केमिस्ट्री में लेसन 4 आपका कंप्लीट होता है। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में लेके लेसन 5, और उसमें से जो भी आता है क्वेश्चन वो हम बताएंगे बेटा। चलिए ध्यान दें यहाँ पे कि अगर से मेरे द्वारा पढ़ाई कि आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को और आगे बढ़ाइए, अपने फ्रेंडों को भी दीजिए। अगर से नहीं समझ में आ रहा है तो आप डिसलाइक करिए, उसकी वजह बता दीजिए क्यों नहीं आता, ताकि हम अपनी गलती को सुधार सकें। ठीक बेटा, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।